यानी देश के नागरिकों का खजाना। बिल्कुल। यानी देश के नागरिकों के खजाने से किसको दे रहे हैं? देश के ही नागरिकों को, मालिकों को दे रहे हैं। और उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। बिल्कुल। लैपटॉप, सिलाई मशीन और टीवी भी सरकार के खजाने से बांटे जाते हैं। ये बिना आधार के और गलत नीतियों के आधार पर बांटे जाते हैं। और इसके ऊपर मैं बोलने लगूंगा तो सारा समय उसी में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। और यह हम नटशेल में चाहेंगे। बिल्कुल। हाँ, मैं इसलिए ये कहूंगा, आप अधिकार समान है तो आपका कहना है कि जो वोट देगा आपको जी, यानी इस व्यवस्था परिवर्तन को, आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन में जो हिस्सा लेगा जी, और जो आपके सपोर्ट में आएगा उस वोटर को एक मुश्त राशि दी जाएगी। नहीं, हमारे सपोर्ट में नहीं आएगा। हाँ। हम ये कहेंगे वो वोट किसी को भी दे। ओके। वोट किसी पार्टी विशेष को देगा तो पैसा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो उसकी स्वतंत्रता का भी हनन है, उसके गोपनीयता के अधिकार का भी हनन है। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को अपना एजेंडा रखना चाहिए कि जिस मतदाता को आज तक कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि सिस्टम के बाकी सारे लोग, विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, सारे मतलब प्रशासनिक अधिकारी और शासक वर्ग की बात करें, बेशुमार लाभ इससे अर्जित करते हैं। लेकिन जिसकी नींव के ऊपर लोकतंत्र का महल खड़ा है, उस आदमी को आज के इस सिस्टम में क्या मिलना चाहिए उसको वोट डालने का? उसको वोट डालने का कम से कम 5,000 रुपए का भुगतान उसके खाते में होना चाहिए। आपका कहना है कि अगर किसी परिवार में 10 लोग हैं तो 5 धाम 50। बिल्कुल 50,000। मैं बिल्कुल खुले दिल से ये बात बोल रहा हूँ। कितने दिन बाद? देखिए, ये हमने जो समयावधि रखी है व्यावहारिक तौर पर, वो 2 माह होनी चाहिए। माने इलेक्शन होने के 2 महीने के अंदर सरकार के गठन के 2 माह के भीतर खाते में पैसा अनिवार्य तौर पर चला जाए। तो आपको ऐसा लगता है ये आपकी जो प्लान है, ये कोई और सरकार जो है इसको अपने लिए बहुत इस्तेमाल खुशी की बात है। कई मेरे मित्र कहते हैं कि आपका एजेंडा कोई हाईजैक कर लेगा, तो मैं उससे यही कहता हूं, हाईजैक करने के लिए ही तो मैं समाज के सामने ले जा रहा हूं। मुझे खुशी होगी कि इस देश के छोटे बड़े सारे राजनीतिक दल अपने मूल घोषणा पत्र में इसको शामिल कर लें और समाज में एक हवा बने, तो ये बड़े राजनीतिक दल इसे लेने के लिए बाध्य हो जाएं। ओम प्रकाश जी हैं, रेवाड़ी से हैं। जी ओम प्रकाश जी, अपना सवाल करिए। साहब ये पूछ रहे हैं, जो अभी चल रहा है भ्रष्टाचार का, जो चल रहा है अभी टीवी न्यूज चल रहा है, हाँ। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो देश में खत्म होना बहुत मुश्किल है। ये बहुत आसान है। भ्रष्टाचार की जड़ संपत्ति की गोपनीयता के कानून में है। और मैं ये बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि संपत्ति की गोपनीयता के कानून को समाप्त कर दिया जाए, आपको किसी लोकपाल की भी जरूरत नहीं रहेगी। देश का हर नागरिक लोकपाल हो जाएगा, क्योंकि तब वह सीधी जानकारी लेने और सीधे कार्रवाई करने में सक्षम हो जाएगा। हर नेता बताता ही है कि भाई मेरे पास जो है, जब वो एफिडेविट देता है तो मेरे पास इतने फ्लैट हैं, इतनी कार हैं, मारुति 800 है या 2 लाख रुपया इतना है, थोड़े से जेवर भी हैं, सब बताते हैं। और आप जानते हैं कि वो सारा झूठा भी होता है। उसके मामा के पास, उसके भांजे के पास, उसके भतीजे के पास, उसके फूफा के पास, होता सब उसी का है। सब होता उसी बेनामी होता है। ये आपको भी मालूम है। धर्मेंद्र जी हैं, एक और दर्शक हैं हमारे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी धर्मेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक जिम्मेदार है करप्शन के लिए। हाँ, देखिए, ये बात मैंने पहले भी साफ की थी कि समझदार लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का ये सबसे बढ़िया तरीका कह सकते हैं। बिल्कुल। बात यहाँ पर सिर्फ करप्शन की नहीं है। मूल रूप से जो अपने को समझदार कहते हों, उनका दायित्व ये बनता है कि वे समाज के मतदाताओं को ये बताएं कि मताधिकार के सदुपयोग का तरीका क्या है। बिल्कुल। ये बताया गया क्या? नहीं बताया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है, आप कह सकते हैं। इसका हाँ, सतीश दिल्ली से सतीश हैं। जी अपना सवाल करिए। जी रोशन लाल जी, नमस्ते। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी, ये आयकर कर भारत में अंग्रेजों के आने के बाद आया और फिर हम पे तमाम प्रकार के कर थोप दिए गए, जिससे कि हम कमजोर बने। जी। तो क्यों नहीं यह आयकर कर समाप्त कर दिया जाए और ये संपत्ति कर भी क्यों लगाया जाए?
ये संपत्ति कर क्यों लगाया जाए, ये एक मूल सवाल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केवल संपत्ति कर ही न्याय की कसौटी पर खरा है, बाकी जितने कर हैं, और संपत्ति कर भी एक लिमिट के ऊपर ही लगाया जाएगा। हाँ, लिमिट के ऊपर, बिल्कुल। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि एक व्यक्ति के न्यायोचित अधिकारों तक कोई टैक्स नहीं लगना माने चाहिए। आपका कहना है कि देश में केवल 10 लाख लोग कर देंगे, हाँ, बाकी कोई कर नहीं देगा। एक अमीरी रेखा बने। आज सरकार गरीबी रेखा बना रही है, जिसका न सिर है न पैर है। एक अमीरी रेखा बने, और अमीरी रेखा से ऊपर, यानी मैं मानता हूं कि औसत सीमा तक संपत्ति रखने का अधिकार देश के हर नागरिक का मूलभूत या न्यायोचित अधिकार है। हाँ। और उससे अधिक के लिए वह समाज का हमारे कर्जदार पास है। समय की थोड़ी सी कमी है। हमारे पास एक आखिरी कॉलर हैं, रूप सिंह जी दिल्ली से। जी, अपना सवाल करें। हमारा सवाल ये है कि हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, हम ड्राइविंग करता हूँ मैं जी। मैं कहीं से अगर सैलरी लेता हूँ तो हमारे को 8,000 10,000 से ऊपर नहीं मिलती। और अगर सरकारी नौकरी वालों को आज अगर कहीं सैलरी मिलती है तो उनकी तो हर साल बढ़ती जाती है। हमारे अगर 10 साल भी अगर हम नौकरी कर ले तो हमारे को कोई बढ़ाता ही नहीं, बोलता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, हमें दूसरा मिल जाएगा। अन्याय है, अन्याय। यही तो विसंगति है। अब आप कल्पना करिए, आप अपनी मजबूरियों के कारण वो 8-10 हजार की नौकरी स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर लाभांश आपके पूरे परिवार को मिले तो फिर आप वह गुलामी की नौकरी वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, और उसके लिए आपके जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आप अपनी रुचि के अनुसार अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि भी कर सकेंगे, और बढ़िया सुनहरा भविष्य उसके सपने देख सकेंगे आप। धन्यवाद रोशन लाल जी, आपने जो है इस आर्थिक दर्शन पर पूरी एक तस्वीर इसकी साफ की है। कुल मिलाकर रोशन लाल जी ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में बैठकर 22 वर्षों तक लगातार इस सारे विषय पर चिंतन मंथन किया। इतिहास में भी ये जो आर्थिक दर्शन है, यानी जो देश का साधन है, संसाधन है, सोने से लेकर काला सोना जो भी कुछ है, उस पर देश के आम नागरिक का, हर नागरिक का, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर महिला, हर बच्ची, सबका बराबर, सबका समान अधिकार है। ये बात जो है, ये बात उन्होंने रखी है। और इसके साथ एक बात मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं जी। आज कुछ लोगों के पास संपन्नता तो है, धन तो है, लेकिन उनकी यह संपन्नता सुख में नहीं बदल रही है। बिल्कुल। और यदि वे चाहते हैं कि उनकी संपन्नता सुख में बदले, तो उनको इस बात के ऊपर विशेष तौर पर बिल्कुल जानकारी लेनी चाहिए, उन्हें जागरूक होना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, ताकि हम उन्हें संतुष्ट कर सकें। बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर इतिहास में भी बस केवल एक ऐसे शख्स का जिक्र आता है, हर्षवर्धन। कहते हैं कि वो कर के तौर पर अपने खजाने को 6 साल तक भरता था, और उसके बाद बादल बन करके और समाज के ऊपर अपना सारा खजाना बरसा देता था। ये अर्थ चक्र भी एक तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से सागर जो है उसमें वहां से पानी जो है वो बादल बन करके और सारे समाज पर बरसता है, सबको सुख देता है, उसी प्रकार से धनपति ये धन का समुद्र है, और सरकार अगर सूर्य के समान हो तो इनसे एक निश्चित मात्रा में धन लेकर के वो समाज पर अगर बराबर मात्रा में अगर वो सबको देती है, सब तक पहुंचाती है, तो शायद ये लोक कल्याणकारी सरकार जरूर कहलाएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।